I hope you all are fine. Now today I am going to discuss my second method of depreciation, which is diminishing method or we can say declining method as well. ठीक है, जो मेरा सेकंड मेथड है डेप्रिसिएशन का वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज कि उसमें हमें किस तरह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट करना होता है। जितने सालों का हमें मांगा हुआ होता है कि आप इतने सालों का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट करें अकॉर्डिंग टू द डिक्लाइनिंग मेथड, तो आप किस तरह से कंप्यूट करेंगे इसकी छोटी सी कंप्यूटेशन है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सेम वही क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिसका हमने स्ट्रेट लाइन कंप्यूट किया था, बट हमने क्योंकि मैंने आपके साथ पूरा क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया था क्योंकि उस वक्त रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट आज मैं आपके साथ वो रिक्वायरमेंट डिस्कस करें जिसकी आज हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक मैंने 20 ईयर्स तक एस्टिमेटेड लाइफ तक आपके साथ डिस्कस किया था। मैं फिर एक बार क्वेश्चन रिव्यू दे दूँ। ऑन मार्च 17, 2009 मिस्टर अमीन परचेज मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन इज़ 2 लाख, मशीन की कॉस्ट 2 लाख है। ठीक है, और द स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन इज़ 20,000, द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन इज़ 20 ईयर्स। और अच्छा यहाँ पे आगे यूनिट गिवन है, ठीक है, और आर्ट्स गिवन है, बट अभी हमें यूनिट और आर्ट्स की नीड नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ डायरेक्ट रेट ये शेयर करूँ जो कि रेट गिवन है। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ 20%। ठीक है, अब ये रेट इसलिए गिवन होता है क्योंकि डिक्लाइनिंग मेथड में आपको रेट की हेल्प से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट करना होता है। ठीक है, एक एस्टिमेटेड रेट होता है जो कि अप्लाई हो जाता है एट द टाइम ऑफ परचेजिंग कि कितने परसेंट रेट इसको इस मशीन के ऊपर, कितने परसेंट डेप्रिसिएशन रेट इस मशीन के ऊपर अप्लाई हो सकता है। ये सब रेट उसकी कॉस्ट के ऊपर, उसकी स्क्रैप वैल्यू के ऊपर और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ के ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ पे जो हमें रेट गिवन है वो 20% रेट गिवन है। ठीक है, तो अब मुझे बिल्कुल सेम है, मेरी रिक्वायरमेंट बिल्कुल सेम है, मेरी परचेजिंग डेट बिल्कुल सेम है। मैं आपके साथ फिर शेयर कर दूँ कि मेरी परचेजिंग डेट क्या थी। ठीक है, मैं आपके साथ फिर शेयर कर रही हूँ कि मेरी परचेजिंग डेट थी जो मैंने फिक्स एसेट अपना परचेज़ किया वो मैंने परचेज़ किया था एट द टाइम ऑफ मार्च 17, 2009। ठीक है, और मैं आपके साथ रिक्वायरमेंट फिर शेयर कर दूँ। यहाँ पे आप ही अपने सवाल के ऊपर जब आप सॉल्व करो, पेपर में भी आपको बोल रही हूँ, पेपर में पेंसिल से आप राइट कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ परचेजिंग की डेट आप राइट कर सकते हो ताकि आपको डेट बार बार रिकॉल करते रहोगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में। तो आपको डेट जब याद रहेगी तो आपकी आगे ही कंप्यूटेशन में कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, ये मैं आपको बहुत मेन पॉइंट बता रही हूँ कि अगर आपने डेट जो कि ऊपर सबसे फर्स्ट पे गिवन होती है कि ऑन मार्च 17, 2009 मिस्टर अमीन परचेज मशीन, तो वो डेट आप रिकॉल कर लो बार बार माइंड में, तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिस्टर अमीन ने 2009 की मार्च की 17 तारीख को मशीन परचेज़ की। और अगर मैं रिक्वायरमेंट आपके साथ शेयर करूँ तो कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ मशीन इज़ 2009, 2010 एंड 2011, मतलब आप 3 साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट करके दिखाएं। स्ट्रेट लाइन का मेथड हमने ऑलरेडी डन कर लिया है अपनी लास्ट वीडियो में। अब मैं आज आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी किस तरह से आप लोग डिक्लाइनिंग मेथड के थ्रू कंप्यूटेशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे डेट लिख दी है ताकि आपका भी रिकॉल रहे, और मेरी जो रिक्वायरमेंट है मतलब मुझे कितने सालों का कंप्यूट करना है, 2009, 2010 और 2011 का मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट करना है। डिक्लाइनिंग मेथड में इस तरह से हमारी कंप्यूटेशन होती है कि पहले हमें एक छोटा सा स्केड्यूल बनाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट। मतलब मुझसे सिर्फ 3 सालों का मांगा हुआ था तो मैंने इतना छोटा सा बना लिया, आराम से मेरे इसमें 3 ईयर्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट अगर ज़्यादा है तो आपका ये चार्ट प्रोलॉन्ग हो सकता है। कंप्यूटेशन ऑफ depreciation expense using ये आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के स्केड्यूल के ऊपर आपकी ये मेन हेडिंग होगी कि आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट कर रहे हो और कौन सा मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, डिक्लाइनिंग मेथड। ठीक है, अच्छा फर्स्ट कॉलम में मुझे मेंशन करना है पीरियड, मतलब कितने सालों का मुझसे मांगा हुआ है वो यहाँ पे मैं कंप्यूट करती रहूँगी। यहाँ पे मैं बहुत मेन फॉर्मूला लिखने जा रही हूँ जो कि मेरा फॉर्मूला है डिक्लाइनिंग मेथड का। हम इस फॉर्मूले को इस स्ट्रेट लाइन की तरह हम फॉर्मूले को अलग से कंप्यूटेशन नहीं करते इस मेथड में। इस फॉर्मूले को हम एक साथ ही इस पूरे स्केड्यूल के अंदर ही हम लोग कंप्यूट कर रहे होते हैं साथ साथ। तो जो मेरा फॉर्मूला है वो कॉस्ट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट, जो कि हमारा सवाल में गिवन है। ठीक है,
और यहाँ पे मेरा आएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और यहाँ पे मेरा कॉलम है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का। बुक वैल्यू का कॉलम भी आप बना सकते हो इफ़ यू रिक्वायर्ड। अगर आपकी रिक्वायरमेंट में है कि बुक वैल्यू भी साथ साथ कंप्यूट करें तो आप एक और कॉलम बना सकते हैं बुक वैल्यू का। ठीक है, बुक वैल्यू का फॉर्मूला मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अच्छा, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिक्लाइनिंग में मैंने एक डाटा शेयर किया था, और मैं आपके साथ डाटा शेयर कर रही हूँ कि इस सवाल में जो मुझे कॉस्ट ऑफ मशीन दी गई है तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे इतने सालों का कंप्यूट करना है। ठीक है, इतने सालों का मुझे कंप्यूट करना है। कॉस्ट ऑफ मशीन मेरी है 2 लाख। ठीक है, और रेट जो गिवन है मेरे पास, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मेरे पास गिवन है। अभी मैंने आपको सवाल में रिकॉल किया 20% रेट गिवन है। ठीक है, मैंने इतना ही डेटा कंप्यूट किया क्योंकि मुझे इस मेथड में सिर्फ इसी डाटा का काम है। आपके लिए भी बहुत आसानी होगी अगर आप सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही छोटा सा डेटा मेंटेन कर लें। जब आप डेटा मेंटेन कर लोगे तो आगे का सवाल आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि मैथ्स में भी यही होता है, डेटा बनाना होता है, बाकी आगे का तो फॉर्मूला पुट करना हर किसी के लिए आसान होता है। तो अगर अकाउंटिंग में भी आप ये छोटा सा रूल फॉलो करोगे तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, तो अब मुझे कंप्यूट करना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। तो मेरा फर्स्ट मैंने आपको बताया कि मार्च 17, 2009 को मैंने परचेज़ की है, और मुझे 2009, 2010 और 2011 का कैलकुलेट करना है। उससे पहले मैं पहले साल कंप्यूट करने जा रही हूँ 2009 का कैलकुलेट करने के लिए मुझे कॉस्ट में से माइनस करना है अलाउंस, बट मेरे पास तो कोई प्रीवियस अलाउंस है ही नहीं, क्योंकि असल में मैंने मशीन ही परचेज़ की है 2009 में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 0। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय रेट। मेरी कंप्यूटेशन इतनी ही होती अगर मैंने साल के बीच में मशीन ना परचेज़ की होती। मतलब 2009 में मैंने पूरे साल तो मशीन को इस्तेमाल नहीं किया। 2009 में मैंने मार्च की 17 तारीख को मशीन परचेज़ की है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि क्योंकि मैंने बीच में महीने में मशीन परचेज़ की है, तो अगर मैंने 10th के बाद किसी तारीख को मशीन परचेज़ की होगी तो मैं वो महीना कैलकुलेट नहीं करूँगी। अगर मैंने 10th को या बिफोर 10th मशीन परचेज़ की होगी तो मैं वो महीना भी कैलकुलेट करूँगी। लेकिन क्योंकि मेरी डेट ऑफ परचेजिंग सेम है, मैंने मार्च के 17 को मशीन परचेज़ की, इसलिए मैं मार्च को कैलकुलेट नहीं करूँगी। मार्च के बाद मैं अप्रैल से काउंट करना स्टार्ट करूँगी। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक जो मेरे पास मंथ कैलकुलेट होते हैं वो होते हैं 9। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ी कि मैं 2 लाख में से -0, जो कि कुछ भी नहीं होगा, मल्टीप्लाई बाय 20% को मैं, और मुझे मोर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से, और डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, फिर मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट होगा। ठीक है, जो कि आएगा 30,000। और क्योंकि मेरा प्रीवियस अलाउंस कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे भी नहीं डाला और यहाँ पे भी नहीं है, तो मेरा 30,000 ही है। आई होप कि आपका ये पॉइंट क्लियर है। अब मुझे 2009 के बाद 2010 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट करना है बाय यूजिंग दिस मेथड। तो मैं वापस यही फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, कॉस्ट माइनस, अब मेरे पास अलाउंस मौजूद है, डेप्रिसिएशन नहीं अलाउंस। बार बार मैं बता रही हूँ कि ये अलग है और ये अलग है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है फॉर्मूले में, तो मेरा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ पे कंप्यूट हो गया है 30,000। तो अब मैं फॉर्मूले में 30,000 डाल सकती हूँ, अब 0 नहीं रहेगा, अब ये आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 20%, क्योंकि 2010 में मैंने पूरे साल मशीन को इस्तेमाल किया था, यहाँ पे मुझे ईयर्स की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 12 एक ही बात है, एक ही आंसर आएगा। ठीक है, तो बस मैं 2 लाख में से 30,000 लेस करूँगी तो मेरा 1,70,000 आ जाएगा। 1,70,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो मेरे पास आएगा 34,000। यू कैन कैलकुलेट एज वेल, आप कैलकुलेट कर सकते हो साथ साथ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अलाउंस मैंने बताया आपका हमेशा प्रीवियस प्लस होता रहता है, तो 34,000 में 30,000 जब मैंने प्लस किया तो मेरा आ गया 64,000। अब 2009, 2010, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट, मैंने 2 साल की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, मुझे 2011 का भी निकालना है, तो 2011 का भी सेम ऐसे ही निकलेगा। कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आपके अलाउंस में डिफरेंस आएगा, क्योंकि अब आपका अलाउंस 30,000 नहीं रहा, आपका अलाउंस 64,000 हो गया। ठीक है, तो जब मैं अलाउंस यहाँ पे डालूँगी मल्टीप्लाई बाय रेट, जब मैं 2 लाख में 64,000 लेस करूँगी तो मेरे पास आएगा 1,36,000। 1,36,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो मेरे पास यहाँ पे कंप्यूटेशन आएगी 27,200।
जब मैं 27,200 में प्लस करूँगी प्रीवियस तो मेरे पास आएगा 91,200। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक कॉलम मेंटेन नहीं किया जो कि बुक वैल्यू का है। बुक वैल्यू का फॉर्मूला मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, मैं आपके पास साथ वापस शेयर कर सकती हूँ कि अगर बुक वैल्यू भी आपके पास सवाल में रिक्वायरमेंट होगी तो बुक वैल्यू आप किस तरह से निकालोगे। कॉस्ट में से आप लेस करोगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। हर साल का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अलग होगा, तो आप क्या करोगे, कॉस्ट रखोगे। कॉस्ट 2 लाख है मेरी। ठीक है, सपोज़ कीजिए आपको 2009 का निकालनी है बुक वैल्यू, तो आपको 2009 में किस तरह से आएगी आपकी बुक वैल्यू। 2009 की बुक वैल्यू आपकी आ जाएगी 1,70,000। ठीक है, तो बुक वैल्यू का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी थी, फिर मैंने आपको इसमें वापस रिकॉल करवा दिया कि अगर आपको बुक वैल्यू गिवन होगी तो आप किस तरह से बुक वैल्यू की कंप्यूटेशन कर सकते हैं। कॉस्ट में से आपको लेस करना होगा अलाउंस और डेप्रिसिएशन, तो आराम से आपकी बुक वैल्यू कंप्यूट हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना बताया है अंडर यूजिंग डिक्लाइनिंग मेथड। ठीक है, इसको डिक्लाइनिंग मेथड भी कहते हैं और डिमिनिशिंग मेथड भी कहते हैं। आप कोई भी नाम इसके लिए यूज़ कर सकते हो। इसमें फॉर्मूले में ये चेंज है कि आपको कॉस्ट में से लेस करना होता है अलाउंस और रेट अप्लाई करना होता है। ठीक है, और अगर आपकी एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन हो जाती है, अगर आपने मशीन को पूरे साल इस्तेमाल नहीं किया होता तो आपको एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन भी करनी पड़ती है, जो कि मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर की। ठीक है, एक चीज़ बहुत मेन बात है, फिर बता दूँ कि अगर बीच के महीने में आपने परचेज़ की होगी तो ये महीना कैलकुलेट नहीं होगा। अगर आपने 10th को या बिफोर 10th को परचेज़ की है तो ये महीना भी कैलकुलेट होता। सपोज़ कीजिएगा मैंने 5th ऑफ मार्च परचेज़ की होती तो मैं ये वाला महीना भी कैलकुलेट करती, फिर मैं यहाँ पे 10th कैलकुलेट करती। ठीक है, ये इन सारी चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखना है। फिर मैं आपको रिकॉल करी हूँ, डेटा मेंटेन कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। ये मेरा सेकंड मेथड था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं थर्ड मेथड डिस्कस करूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।